हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे उर्दू आर्टिकल 1 में। यह हमारी एक नई सीरीज़ है जहां हम करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है, क्या देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऐसा कहने के पीछे हमारे बहुत सारे तर्क हैं। उन तर्कों में से कुछ तर्क ये है कि देश में वर्तमान स्थिति जहाँ कोरोना वायरस देश में छाया हुआ है, इसे देखते हुए सरकार के आमदनी के जो स्रोत हैं वो बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी है, वित्तीय स्रोतों की कमी है, वस्तुओं का उत्पादन, मांग रुका हुआ है, देश में हर जगह बेरोजगारी छाई हुई है। तो कैसे देखकर हम ये कह सकते कि सरकार द्वारा भविष्य में वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो आज हम चर्चा करते हैं वित्तीय आपातकाल के ऊपर। चर्चा में क्यों? हम जिस वित्तीय आपातकाल की बात करें वो आज चर्चा में क्यों है, उसके चर्चा में होने के कई वजह। देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब देश तथा पूरे विश्व में कोरोना महामारी के चलते वैश्विक मंदी छाई हुई है, तो इसका कहीं ना कहीं असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। पहले से ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजरे भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की दोहरी मार पड़ी है और भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे मांग, पूर्ति तथा उत्पादन रुकी हुई है। देश में हर जगह बेरोजगारी छाई हुई है। इन सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा की जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं आपातकाल क्यों लगाया जाता है। अगर हम बात करें आपातकाल लगने के कारण, तो ये प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। जब देश में किसी प्रकार का आर्थिक, राजनीतिक या युद्ध से संबंधित संकट हो, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परंतु आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, ये युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत, जिसे हम राज्यों में आपातकाल कहते हैं, ये उस स्थिति में लगाया जाता है जब किसी राज्य में शासन व्यवस्था सही या सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो। तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, ये देश में उस स्थिति में लगाया जाता है जब देश में वित्तीय स्रोतों की अर्थात आमदनी की कमी हो और देश में व्यापार बिल्कुल रुकी हुई हो और अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा चुकी हो। तो आज हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान। जब भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सरकार का राष्ट्रीय कोष खाली हो चुका है तथा सरकार के आय के स्रोत भी बंद हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। परंतु इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के प्रस्ताव को देश के दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास करवाना या पारित करवाना जरूरी है। परंतु इसके लिए किसी प्रकार के विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे साधारण बहुमत यानी आधे सदस्यों की संख्या से एक ज़्यादा है, साधारण बहुमत से भी पास किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इतने बड़े कानून के लिए यानी वित्तीय आपातकाल जैसे बड़े प्रावधान के लिए विशेष बहुमत की जगह हमने साधारण बहुमत को क्यों अपनाया। हमने विशेष बहुमत की जगह साधारण बहुमत को इसलिए अपनाया ताकि समय की जो बचत है वो की जा सकती है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल में ये देखने को मिलता है कि सरकार को बहुत ही जल्दी इनकम की ज़रूरत होती है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखकर हमने एक ऐसी व्यवस्था की जहाँ पे विशेष बहुमत के जगह हमने साधारण बहुमत का चयन किया वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के लिए। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल का क्या आधार होता है, अर्थात राष्ट्रपति किस आधार पर देश में या संसद से वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रस्ताव पेश करते हैं।
तो अगर हम वित्तीय आपातकाल के आधार की बात करें तो इसके दो आधार होता है। पहला होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता, दूसरा होता है फाइनेंशियल क्रेडिट यानी वित्तीय साख। अगर हम वित्तीय स्थिरता या वित्तीय साख की बात करें तो संविधान में इसे बताने के लिए संवैधानिक टर्म्स का यूज किया गया, अर्थात एक ऐसी भाषा का यूज किया गया है जिसे हम आम जो बोल चाल की जो भाषा होती है वहाँ पर उपयोग नहीं करते। तो अगर मैं आपको उस भाषा में समझाऊँ तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसे मैं अपनी भाषा में समझाने का एक प्रयास करता हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अर्थ होता है कि आप एक ऐसी स्थिति मान लो जहाँ पर हमारे देश के पास भविष्य के लिए पैसों की कमी हो जाए। यानी देखो दोस्तों, आप अपने ऊपर इसको लो, आज आप जो पैसे कमा रहे हो यानी आप रोजगार कर रहे हो और आप आज पैसे कमा रहे हो, तो क्या आप सभी पैसों का उपयोग अभी करते हो? नहीं, हम कुछ पैसों का उपयोग अभी करते हैं और कुछ पैसे या कुछ अपने इनकम का कुछ स्रोत या इनकम का कुछ भाग इतना जरूर रखते हैं कि भविष्य में उसको हम खर्च कर सके। यानी कुछ पैसे हम सेविंग करके रखते हैं कि उससे भविष्य में जब हमारे पास कुछ भी मुसीबत आए तो उस स्थिति में अगर हमारे पास जॉब ना हो या हमारे पास पैसों की कमी हो तो हम उस स्थिति में उस पैसों का या उस आय के भाग का उपयोग कर सकें। तो इसी प्रकार हमारा देश भी कुछ पैसे सेविंग करके रखता है ताकि भविष्य में आपातकाल की स्थिति में या आपदा की स्थिति में उसका उपयोग कर सके, जैसे अभी कर रहा है। तो अगर सरकार के पास भविष्य में खर्च करने के लिए जो सेविंग होती है वो ख़त्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वित्तीय स्थिरता। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल क्रेडिट यानी वित्तीय साख। साख मतलब होता है उधार, यानी सरकार देश चलाने के लिए बहुत सारे देशों से, नेताओं से, बिजनेसमैनों से, वर्ल्ड बैंक यानी IMF से कर्ज लेती है। तो सरकार के पास जब इन कर्जों को चुकाने के जो स्रोत है वो कम हो जाए, यानी सरकार को ऐसा लगे कि उन्होंने जो साख यानी दूसरे देशों से यानी IMF से या किसी भी अन्य देशों से जो भी कर्ज लिया है उसको चुका नहीं सकता, उसको वो दे नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में भी ये वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो जब एक बार ये संसद में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति से जितने दिनों तक या जितने महीनों तक या जितने वर्षों तक रखना चाहे उसे रख सकता है। इसके लिए या इसे रोकने के लिए किसी भी अन्य प्रकार का प्रावधान नहीं है। वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति राज्य तथा केंद्र को यह निर्देश दे सकता है कि आय का किस प्रकार और किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सरकार ने वित्तीय आपातकाल से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते जो महंगाई के समय उन्हें दिया जाता था उसे आगामी 18 महीने तक रोक दिया है, यानी अब उन्हें किसी प्रकार का कोई भी महंगाई भत्ते नहीं दिया जाएगा। दूसरा, सरकार ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा अपने कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने वाले आय में 30% तक की कमी की है, यानी उन्हें जितना पहले आय मिलता था अब उससे 30% आय कम दिया जाएगा। सरकार ने RBI के साथ मिलकर देश में रोजगार और निवेश को बढ़ाने के लिए व्यापार लोन को कम किया है, यानी CRR को कम कर दिया है, इनके दरों को कम कर दिया है जिससे लोन आसानी से उपलब्ध हो सके। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने आमदनी के स्रोतों को बढ़ाने के लिए शराब की कीमतों में 60 से 80% तक वृद्धि कर दी है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए जो उसका आमदनी का मुख्य स्रोत है हमारे देश में वो है अल्कोहल यानी शराब। तो अपने इसी आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने शराब की कीमतों में 60 से 80% तक वृद्धि कर दी। आपको हमारा ये ऑडियो आर्टिकल कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये ऑडियो आर्टिकल पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ लगा हुआ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है तो जितना हो सके उतना इसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग झा ग्रुप ऑफ स्टडी।